तो में हम छत्तीसगढ़ सेट 2017 का पेपर सॉल्व करेंगे। ये सोल्यूशन पार्ट 4 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट प्रॉब्लम में दिया हुआ है एक इंटीग्रल डोमेन R जो इस तरीके से डिफाइन है और ये कम्यूटेटिव इंटीग्रल डोमेन है। अगर यहाँ पर B को 0 ले लें, क्योंकि A और B सेट ऑफ इंटीजर Z में है, तो अगर B को 0 ले लें तो इसका मीनिंग ये है कि जो सेट ऑफ इंटीजर है वो सबसेट ऑफ R हो जाएगा। और यहाँ पर एक n डिफाइन है फंक्शन R से Z में कि n ऑफ R इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर है फॉर ऑल R इक्वल टू a प्लस बी अंडर रूट माइनस b माइनस 5 बिलोंग्स टू R। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखें सबसे पहले कि ये जो फर्स्ट ऑप्शन है कि R इज़ नॉट अ यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसका रीज़न ये है, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन में हर एक एलिमेंट को हम यूनिकली फैक्टराइज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर यूनिकनेस नहीं है। फॉर एग्जांपल सारे इंटीजर हैं तो पर्टिकुलर 9 भी होगा R में, और 9 को हम दो तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। 9 इक्वल टू 3 क्रॉस 3, और लिख सकते हैं 9 को 9 इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट माइनस 5 इंटू 2 माइनस अंडर रूट माइनस 5। तो ये 9 का जो दो फैक्टराइजेशन हो रहा है, इसकी वजह से ये यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन जो NR है वो एक्चुअली इंटीग्रल डोमेन में नॉर्म डिफाइन कर रहा है। नॉर्म की जो प्रॉपर्टी है इंटीग्रल डोमेन में वो सेटिस्फाई हो रही है, तो ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब अगेन यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 है, अगर बाय डेफिनीशन इसका नॉर्म निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स b स्क्वायर, b यहाँ पर 1 है यानी कि ये 9 हो जाएगा। और ये दिया हुआ है r इंटू एस के बराबर, r इंटू एस के बराबर। अभी हमने देखा कि 9 को हम दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम r इक्वल टू ले लें 2 प्लस अंडर रूट माइनस 5, और s को ले लें 2 माइनस अंडर रूट माइनस 5, तो उस केस में जो n ऑफ r है वो अगेन कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। जबकि यहाँ पर क्या दिया है, n ऑफ r ऑलवेज 3 होना चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन इन जनरल इनकरेक्ट हो जाएगा। अगेन यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया है कि 2 माइनस अंडर रूट माइनस 5 ये इरिड्यूसिबल है, तो एक्चुअली में ये इरिड्यूसिबल एलिमेंट होता है। इसको प्रूफ करना बहुत मुश्किल नहीं है। अगर मान लेते हैं सपोज़ कि रिड्यूसिबल है, तो 2 माइनस अंडर रूट माइनस 5 को हम a प्लस बी अंडर रूट माइनस 5 इंटू सी प्लस डी अंडर रूट माइनस 5 दो एलिमेंट में फैक्टराइज कर सकते हैं। अब दोनों तरफ का अगर हम नॉर्म ले लेंगे, तो नॉर्म ले लेंगे जो यहाँ पर डिफाइन है, तो इसकी हेल्प से हमें क्या मिल जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर मिल जाएगा। और ये 2 स्क्वायर प्लस 5 ये किसके बराबर है, 9 के बराबर है। अब a और b और c और d ये सभी इंटीजर्स हैं, तो किसी भी हाल में ये जो दोनों फैक्टर दिए हैं इनमें से कोई भी 3 के इक्वल नहीं हो सकता है। कभी a और b की किसी भी वैल्यू के लिए कभी भी ये कोई भी फैक्टर, इन दोनों फैक्टर में से कभी भी ये 3 के इक्वल नहीं हो सकते हैं। तो एक ही चॉइस है, क्योंकि ये दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं, तो एक ही चॉइस है कि दोनों का प्रोडक्ट 9 के बराबर हो। तो एक को 1 होना पड़ेगा और दूसरे को 9 होना पड़ेगा, या तो ये 9 हो जाए और दूसरा 1 हो जाए। तो अगर हम फर्स्ट कंडीशन लेते हैं कि जो फर्स्ट फैक्टर है वो 1 हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया, और ये इम्प्लाई कर देगा कि a इक्वल टू प्लस माइनस 1 है। और ये क्या हो गया, ये यूनिट एलिमेंट हो गया R का, इसलिए यूनिट एलिमेंट ऑफ R, इसलिए जो हमारा 2 माइनस अंडर रूट माइनस 5 है ये इरिड्यूसिबल हो जाएगा। क्योंकि जब रिड्यूसिबल हम तब बोलते हैं जब प्रोडक्ट ऑफ 2 एलिमेंट लिखे, उनमें से दोनों में से कोई भी यूनिट एलिमेंट नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो इस प्रॉब्लम में दिया है कि एल क्यू ऑफ अल्फ़ा बीटा है, जहाँ पर अल्फ़ा इक्वल टू दिया है 2 to the power 1/3 एंड बीटा इक्वल टू दिया है 5 to the power 1/4। ये फील्ड है ऑब्टेन्ड बाय एडजॉइनिंग अल्फ़ा एंड बीटा टू क्यू। देन जो फील्ड एक्सटेंशन की डिग्री है एल की ओवर क्यू, ये किसके बराबर नहीं होगी। तो यहाँ पर एक्चुअली में जो एल क्यू है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा एल क्यू ऑफ अल्फ़ा इंटू क्यू ऑफ अल्फ़ा क्यू। पहले हम क्यू से क्यू अल्फ़ा फील्ड एक्सटेंशन पाएंगे और फिर क्यू अल्फ़ा से एल फील्ड एक्सटेंशन पाएंगे। जब क्यू अल्फ़ा में बीटा हम ऐड कर देंगे तो एक्सटेंशन एल मिल जाएगा। और यहाँ पर अगर हम देखें कि जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा है 2 to the power 1/3 और इसका जो स्मॉलेस्ट डिग्री का पॉलिनोमियल है, अगर हम इसको x इक्वल टू 2 to the power 1/3 करें तो x क्यूब इक्वल टू 2 आएगा, यानी कि जो पॉलिनोमियल होगा x क्यूब माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये 3 डिग्री का है, इसलिए जो इसका एक्सटेंशन है क्यू अल्फ़ा ओवर क्यू का, ये 3 हो जाएगा। अगेन जो L का क्यू अल्फ़ा के ऊपर एक्सटेंशन अगर हमें निकालना है, तो चूँकि यहाँ पर हम बीटा एडजॉइन कर रहे हैं और बीटा कितना दिया हुआ है 5 to the power 1/4, और इसे अगर x इक्वल टू 5 to the power 1/4 लें तो यहाँ से मिल जाएगा x की पावर 4 इक्वल टू 5, यानी कि x की पावर 4 माइनस 5। ये स्मॉलेस्ट डिग्री पॉलिनोमियल है जो बीटा से सेटिस्फाई होगा, और इसलिए ये जो L ओवर क्यू अल्फ़ा, इसकी जो डिग्री ऑफ एक्सटेंशन है वो 4 हो जाएगा। तो डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ऑफ L ओवर Q ये कितना हो जाएगा 4 × 3 यानी कि 12 हो जाएगा। और इसलिए ना तो ऑप्शन नंबर 3 फर्स्ट करेक्ट है और ना ही यहाँ पर हमारा LQ नॉट इक्वल टू कह रहा है, तो नॉट इक्वल टू ये इक्वल किसके हुआ है 12 के हुआ है। तो जो A है, B है और D है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे कि जो डिग्री ऑफ एक्सटेंशन है वो 3 के बराबर भी नहीं होगा, 4 के बराबर भी नहीं होगा और 10 के बराबर भी नहीं होगा। इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर C है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है मैच द फॉलोइंग एंड चूज़ द करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट में दिया है कि द लास्ट डिजिट ऑफ 2 to the power 50 क्या होगी। तो 2 to the power 50 को हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले 2 to the power 50 को हम लिख सकते हैं 2 to the power 4 × 12 × 2 स्क्वायर, और 2 to the power 4 कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, 16 की पावर 12 × 2 स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा। और 16 है, यहाँ पर जो यूनिट डिजिट है वो 6 है, और 6 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करेंगे उसका जो यूनिट डिजिट है वो ऑलवेज 6 ही आएगा। इसलिए जो यूनिट डिजिट है ये 16 to the power 12 में वो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब 4 से तो ये कितना आ जाएगा 24 आएगा, और इसलिए जो यूनिट डिजिट होगा 2 to the power 50 में ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो थर्ड से मैच करेगा। अब ऑप्शन ए थर्ड से मैच कर रहा है, इसलिए ना तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा और ना ही ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर ए फर्स्ट से मैच कर रहा था और यहाँ पर ए बी से मैच कर रहा है, सेकेंड ऑप्शन से मैच कर रहा था, लेकिन एक्चुअली में यूनिट डिजिट कितना आएगा 4 आएगा, इसलिए इसको थर्ड से मैच करना होगा। तो या तो ऑप्शन बी करेक्ट हो सकता है या तो ऑप्शन डी करेक्ट हो सकता है, इसलिए एक और हमें ऑप्शन सॉल्व करना होगा। हम यहाँ पर सी ऑप्शन को चेक करेंगे कि इसका लास्ट डिजिट क्या है। देखिए अगर ध्यान से देखें तो चूँकि पेपर यहाँ पर 2017 में हुआ था, इसलिए 2017 की पावर 2017 किया है। कई बार ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ईयर का यूज़ करता है, तो यहाँ पर 2017 की पावर 2017 है। हम इसमें एक फैक्ट यूज़ करेंगे। पहले तो हम 2017 की पावर 2017 को इस तरीके से लिख सकते हैं, 2017 की पावर 4 और इसकी होल पावर 504 और मल्टीप्लाइड बाई 7।
अगर यहाँ पर 4 से 504 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2016 हो जाएगा, और उसमें 7 की पावर 1 है, उसको ऐड करेंगे तो 2017 हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि हमने यहाँ पर 4 ही क्यों किया है, 2017 की पावर 4 ही क्यों किया है। इसका रीज़न ये है कि अगर हम 7 को वो इसका 2017 का यूनिट डिजिट कितना है, 7 है, और 7 को अगर हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 7 × 7 49, और ये भी कितना हो जाएगा 49, तो इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 9 × 9 यानी कि 1। तो ये जो यहाँ पर ब्रैकेट में दिया हुआ है 2017 की पावर 4, इसका यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा, और उसकी पावर 504 करेंगे तब भी उसकी यूनिट डिजिट 1 ही रहेगा, और इसमें मल्टीप्लाई करना है 7 से, तो अल्टीमेटली 2017 की पावर 2017 का जो यूनिट डिजिट है वो 7 हो जाएगा। इसलिए ये जो ऑप्शन सी है वो फर्स्ट से मैच करेगा। और आप देख रहे हैं ऑप्शन जो सी है वो फर्स्ट से मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी भी इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में कह रहा है डिटरमिन सीक्वेंस इन प्रूविंग दैट if fx belongs to zx is a primitive, then fx is reducible over z if fx is reducible over q। एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जिसको प्रूव करने का जो सीक्वेंस है, सबसे पहले हम चूँकि फंक्शन जो fx है वो दिया हुआ है कि रिड्यूसिबल ओवर q है, तो सबसे पहले fx को हम रिड्यूस करेंगे ओवर q, यानी कि fx को लिखेंगे ux इंटू bx, जहाँ पर ux और bx बिलोंग कर रहे हैं पॉलिनोमियल रिंग ओवर q। अब उसके बाद हम आएंगे कि fx को हम लिखेंगे जो भी पॉलिनोमियल है ओवर q में ux और bx हमने लिया है, उसमें जो डिनोमिनेटर है उसका LCM लेंगे, और जो भी मैक्सिमम है उसको कॉमन ले लेंगे, a/b कर देंगे। तो नेक्स्ट फर्स्ट हमारा ये ऑप्शन है, फर्स्ट स्टेप ये है, और सेकंड स्टेप हमारा सी है। फिर हम दिखाएंगे कि ये जो u डैश और b डैश है, जो रिमेनिंग बचेगा वो ux bx नहीं होगा, उसका एक नया फॉर्म हो जाएगा, तो उसको हम दिखाएंगे नेक्स्ट स्टेप में कि वो दोनों प्रिमिटिव पॉलिनोमियल है zx में। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो फोर्थ स्टेप होगा हम दिखाएंगे कि जो a और b है वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे, a = ± b होगा या b = ± a होगा। और लास्ट जो रहेगा, अगर हमने ये दिखा दिया तो चूँकि u डैश x और b डैश x ये पॉलिनोमियल ओवर z थे, तो जो लास्ट ऑप्शन हो जाएगा जो हमें प्रूफ करना था, ये फिफ्थ स्टेप हो जाएगा कि जो fx है वो रिड्यूसिबल हो गया ओवर z में। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा, ये करेक्ट सीक्वेंस देगा इसको, इस रिज़ल्ट को प्रूफ करने का। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम में कह रहा है कि डिटरमिन सीक्वेंस इन प्रूविंग दैट फंक्शन f फ्रॉम ओपन इंटरवल -1 to 1 to set of real number r defined by this is actually होम्योमॉर्फिज्म। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि हम ये दिखाएं कि जो फंक्शन f है वो क्या है, वो एक्चुअली में एक बाइजेक्टिव मैप है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा कि ये बाइजेक्टिव मैप है। होम्योमॉर्फिज्म क्या हो जाता है कि एक फंक्शन from a topological space to another topological space is called homeomorphism if it is bicontinuous and bijective। बाईकंटिन्यूअस का मीनिंग क्या है कि f और f इनवर्स दोनों कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो f इनवर्स सभी हमारा एग्जिस्ट करेगा जब ये बाइजेक्टिव हो। तो सबसे पहले हमारा स्टेप है कि f को हमें दिखाना होगा कि ये बाइजेक्टिव है, और बाइजेक्टिव है तो उसका इन्वर्स मिलेगा, इसलिए हम उसका इन्वर्स डिफाइन करेंगे। और इन्वर्स क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है फर्स्ट स्टेटमेंट में कि जो इसका इन्वर्स है इस तरीके से डिफाइन होगा, तो ये सेकेंड स्टेप हो जाएगा। और फाइनली हम थर्ड स्टेप में दिखाएंगे कि जो f और f इन्वर्स हैं वो दोनों के दोनों कंटिन्यूअस है। तो ये जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट सीक्वेंस रिप्रेजेंट करेगा। पहले हमें बाइजेक्टिव दिखाना है, फिर f इन्वर्स को डिफाइन करना है, और फिर f और f इन्वर्स को कंटिन्यूअस दिखाना है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं डिटरमिन सीक्वेंस इन प्रूविंग दैट एवरी कंपैक्ट सब स्पेस ऑफ हाउस टफ स्पेस इज क्लोज्ड। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है टोपोलॉजी का। तो इसको प्रूफ करने में क्या क्या स्टेप आते हैं, फर्स्ट उसको हमें सीक्वेंस को लिखना है। तो इसको हम कैसे करते हैं, सबसे पहले हम एक कंपैक्ट सब स्पेस चूज़ करेंगे किसी हाउस टफ स्पेस का जो हमें प्रूफ करना है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा
कि हम पहले एक कॉम्पैक्ट सब स्पेस चूज़ करें एक हाउसटॉफ स्पेस का। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है सीक्वेंस का। और अगर हम देखें तो जो ऑप्शन ए बी सी डी में जो फर्स्ट स्टेप है वो सिर्फ ऑप्शन ए में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा और आगे हमें कुछ भी देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो सीक्वेंस इस सीक्वेंस में इस रिज़ल्ट को प्रूफ करने में जो फर्स्ट स्टेप है वो यही है कि हम एक हाउसटॉफ स्पेस लें और उसका एक कम्पैक्ट सब स्पेस चूज़ करें। लेकिन और बाकी ऑप्शन में जो फर्स्ट स्टेप है वो ए, यहाँ पर ए दिया हुआ है, यहाँ पर सी दिया है, यहाँ डी दिया है, तो और ये तीनों इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन जो ए है वहाँ पर करेक्ट है। यानी कि जो रिमेनिंग स्टेप है वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि फिर हमें क्या करना पड़ेगा। स्टेप सेकेंड क्या हो जाएगा, फिर हमें x माइनस वाई का एक एलिमेंट चूज़ करना होगा, यानी कि कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट जो y में लाई ना कर रहा हो लेकिन वो एलिमेंट कहाँ का हो, x का हो। फिर उसके बाद हमें ऑप्शन सी में आना पड़ेगा, जो सी थर्ड स्टेप है कि चूँकि हाउसटॉफ स्पेस है तो y कैपिटल Y के हर एक एलिमेंट के लिए और इस x नॉट के लिए हमें डिसजॉइंट ओपन सेट्स मिल जाएंगे। तो ये थर्ड स्टेप हो जाएगा। और फिर उसके बाद D में आना है हर एक पॉइंट के लिए, चूँकि y हमारा कैपिटल Y कॉम्पैक्ट सेट है तो हम उसको कवर कर सकते हैं फाइनाइटली मैनी एलिमेंट से, और जो उसके करस्पॉन्डिंग x नॉट रहेंगे उन सभी का हम इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो ये जो होगा फोर्थ स्टेप हो जाएगा। और फाइनली हम आएंगे फिफ्थ जो स्टेप है कि u इज़ नेबरहुड ऑफ x नॉट डिसजॉइंट फ्रॉम y। तो इससे क्या हो जाएगा कि जो भी पॉइंट y में नहीं है वो एक्चुअली इंटीरियर पॉइंट है किसके, y कॉम्प्लीमेंट के, यानी कि y कॉम्प्लीमेंट हम इससे क्या दिखाएंगे, y कॉम्प्लीमेंट ओपन हो जाएगा। और y कॉम्प्लीमेंट ओपन है इसका मतलब y क्लोज्ड हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम आते हैं। यहाँ पर कह रहा है कंसीडर द वेल ऑर्डर्ड सेट एस ओमेगा बार in the order topology and the consider the subset S omega in the subspace topology, then which of the following is are true। ये एक्चुअली ये क्लासिकल रिजल्ट है टोपोलॉजी में, जनरल टोपोलॉजी में, जो ये प्रूफ करता है कि दो नॉर्मल स्पेस का जो प्रोडक्ट है इन जनरल नॉर्मल नहीं होता है। एस ओमेगा बार में क्या है, यहाँ पर ऑर्डर टोपोलॉजी है और ऑर्डर टोपोलॉजी हमेशा क्या होती है, नॉर्मल स्पेस बनाता है। और एस ओमेगा में भी जो सब स्पेस टोपोलॉजी होगी वो ऑर्डर टोपोलॉजी के इक्विवेलेंट हो जाएगी। तो एस ओमेगा और एस ओमेगा बार दोनों एक्चुअली में नॉर्मल स्पेस है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है ये सी स्टेटमेंट है, ये तो करेक्ट होगा डेफिनेटली। और ये रिज़ल्ट है कि ये दोनों नॉर्मल होते हुए भी इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो नॉर्मल नहीं होता है। ये क्लासिकल रिज़ल्ट है, इसको प्रूफ करना आसान नहीं है, ठीक है, बहुत ट्रिकी है, लेकिन ये जस्ट रिज़ल्ट की हेल्प से हम डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं कि इनका जो प्रोडक्ट है वो एक्चुअली नॉर्मल नहीं होता है। तो स्टेटमेंट जो ए है वो भी करेक्ट हो जाएगा। अब अगर ध्यान से देखें तो बी ऑप्शन में यहाँ पर ले रहा है डायगोनल एलिमेंट ले रहा है x क्रॉस x, जहाँ पर x बिलोंग कर रहा है एस ओमेगा बार में। और ऑलरेडी हमें पता है कि जो एस ओमेगा है वो एक्चुअली प्रॉपर सबसेट होता है किसका, एस ओमेगा बार का, ठीक है। तो ये जो डायगोनल होगा ये कभी भी इसका सबसेट नहीं हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी एज ए स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि ये इसका सबसेट ही नहीं हो सकता है। तो इसमें क्लोज्ड होगा, ये हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये क्लोज्ड है या क्लोज्ड नहीं है। एक्चुअली ये सबसेट किसका होगा, अगर यहाँ पर भी बार लगा रहता, ठीक है, तब ये इसका सबसेट हो जाता, और उस केस में हमें चेक करने की ज़रूरत थी कि ये क्लोज्ड है कि क्लोज्ड नहीं है। लेकिन यहाँ पर बार नहीं यूज़ किया है तो इसका सबसेट ही नहीं है, तो हमें ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्लोज्ड है या क्लोज्ड नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा जो स्टेटमेंट बी है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, और इसलिए जो ऑप्शन बी है कि स्टेटमेंट ए एंड सी आर ट्रू, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं। तो अगेन ये टोपोलॉजी से रिलेटेड है। यहाँ पर एक सेट डिफाइन किया हुआ है, ए नॉट से इसको नाम दिया है, और ए एन इस तरीके से डिफ़ाइन किया हुआ है।
अगेन यहाँ पर दिया हुआ है कि जो x है इस तरीके से यूनियन ऑफ an इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी, ये हम कंसीडर कर रहे हैं विद रिलेटिव टोपोलॉजी ऑफ द प्लेन R2, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा a नॉड क्या हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो a नॉड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a नॉड, ये 0 है, ये यहाँ पर 1 है, और फिर 0, ये हाफ है, हाफ से फिर 1 तक है, ये हमारा a नॉट हो जाएगा, जहाँ पर 1/2, 0 ये नहीं है। और an क्या हो जाएगा, जब n इक्वल टू 1 रखेंगे तो x 0 से 1 के बीच में वेरी कर रहा है, n इक्वल टू 1 रखेंगे तो हमारा जो y वेरिएबल है वो 1 हो जाएगा, यानी कि कुछ ऐसे आएगा, ये आपका हो जाएगा a1, ऐसे ही a2 करेंगे तो इसका हाफ, यानी कि a2 क्या हो जाएगा, इस केस में n इक्वल टू 2 रखेंगे तो जो y की वैल्यू है 1/2 हो जाएगी, तो a2 आपका ये हो जाएगा। ऐसे ही a3 और छोटा नीचे आएगा, a3 ये हो जाएगा, a4 और नीचे आएगा, ये हो जाएगा, और जैसे जैसे हम n को बढ़ाते जाएंगे हम इस a नॉट के करीब पहुंचते जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखें कि फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि ये जो पॉइंट है 1/2, 0 ये इंटीरियर पॉइंट है x का। तो 1.2, 0 ये पॉइंट है, यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये 1.2, 0 पॉइंट है, और इसका अगर हम कोई भी इसके अराउंड हम बॉल लेंगे तो ज़रूर कुछ पॉइंट्स ऐसे आ जाएंगे यहाँ पर जो इस x के एलिमेंट x में बिलोंग नहीं करेंगे, ठीक है। इसलिए देखिए यहाँ पर अगर हम देखें कोई भी कितनी भी छोटी रेडियस की बॉल लेंगे 1/2, 0 के अराउंड, तो जो a नॉट के नीचे एलिमेंट है, ये जहाँ पर a नॉट के नीचे यानी कि बिलो x एक्सिस जो भी एलिमेंट होंगे, क्योंकि बॉल कितनी भी छोटी रहेगी वो नीचे ज़रूर जाएगी, तो नीचे जाएगी x एक्सिस के नीचे जाएगी, तो वो पॉइंट x में, कैपिटल X में होंगे ही नहीं। इसकी वजह से 1/2, 0 कभी भी इंटीरियर पॉइंट नहीं हो सकता है, क्योंकि 1/2, 0 को कंटेन करने वाला कोई भी ओपन सेट नहीं मिलेगा जो कैपिटल X में कंटेन हो। इनफैक्ट हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि ये 1/2, 0 ही नहीं, कोई भी पॉइंट इस सेट X का इंटीरियर पॉइंट नहीं हो सकता है। इनफैक्ट जो इंटीरियर ऑफ X है वो क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा इस केस के लिए। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है कि ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन करेक्ट, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है तो सभी ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकते हैं, या तो बी सही होगा और या सी सही होगा। अब ये ऑप्शन नंबर सी क्यों करेक्ट नहीं हो सकता है, सी यहाँ पर जो ऑप्शन है वो भी इनकरेक्ट है एक्चुअली। वो क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो 0, 0 है वो ये पॉइंट है, यहाँ पर ये पॉइंट है 0, 0 है, ये 0, 0 है, और 1, 0 ये एंड पॉइंट है। अब ये कह रहा है कि ये दोनों सेम कंपोनेंट में होंगे x के, और कंपोनेंट का मीनिंग क्या है, कनेक्टेड सेट, मैक्सिमल कनेक्टेड सेट में होंगे, एक ही कनेक्टेड सेट में होंगे ये दोनों पॉइंट 0, 0 और 1, 0। तो अगर यहाँ पर देखें तो 1/2, 0 ये जो पॉइंट था यहाँ पर ये मिसिंग था, 1.2, 0 ये a नॉड में नहीं था, और हम किसी भी तरीके से जैसे ही हम यहाँ पर आएंगे यूनियन करेंगे तो हमें कभी भी कितना भी n को बड़ा करते जाएं और यूनियन करेंगे तो कभी भी हमें ये पूरी की पूरी ये जो a नॉड है ये मिलेगी नहीं। a नॉड के हम आर्बिट्रेरी क्लोज आ सकते हैं, लेकिन a नॉड को हम टच नहीं कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ an। इसलिए यहाँ पर जो 0, 0 है और 1, 0 है ये कभी भी सेम कंपोनेंट में नहीं होंगे। लेकिन अगर यहाँ पर ये जो पॉइंट एक नहीं था 1/2, 0, अगर ये भी a नॉड में इंक्लूडेड होता तो उस केस में हम ये कह सकते थे कि ये डेफिनेटली एक
कंपोनेंट सेम कंपोनेंट में ये दोनों पॉइंट हो जाते हैं। तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक ही बचता है और वो है बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में कह रहा है कि जो नील्सन फॉर्म है, नील्सन फॉर्म ऑफ द लैग्रांज इक्वेशन इज, तो नील्सन फॉर्म ऑफ द लैग्रांज इक्वेशन इज गिवन बाय दिस रिलेशन। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि नील्सन फॉर्म को हम, लैग्रांज इक्वेशन का नील्सन फॉर्म ये होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम को कंसीडर करते हैं। इस प्रॉब्लम में कह रहा है कि अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास is moving under gravitational field along the cycloid this, then the Lagrangian of the motion is given by, जो लैग्रांजियन है L इक्वल टू टी माइनस बी से रिप्रेजेंट होता है, जहाँ T क्या है काइनेटिक एनर्जी है और B क्या है पोटेंशियल एनर्जी है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। और ये कितना हो जाएगा 1/2 एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर जो टी होगा हाफ एम बी स्क्वायर होगा और बी यहाँ पर एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर जो पार्टिकल है वो यूनिट मास का है, इसलिए m इक्वल टू 1 यहाँ पर यूज़ करेंगे। और b क्या हो जाएगा माइनस mgh, यानी कि gh यानी हाइट यानी कि y की वैल्यू। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 1/2 हो जाएगा। x डॉट स्क्वायर करेंगे तो x डॉट क्या हो जाएगा फाई डॉट माइनस कॉस फाई इंटू फाई डॉट हो जाएगा इसका होल स्क्वायर और प्लस y डॉट निकालेंगे y डॉट का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन फाई इंटू फाई डॉट का स्क्वायर और माइनस g टाइम्स y यानी कि 1 प्लस कॉस फाई। ओके, अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ सभी में जो ये ब्रैकेट है उसमें फाई डॉट का स्क्वायर कॉमन है, तो हम उसे फाई डॉट का स्क्वायर बाहर ले लेंगे और हमें मिल जाएगा 1 माइनस कॉस फाई का स्क्वायर, और इसको ओपन करेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर फाई माइनस 2 कॉस फाई ये मिलेगा। और अगेन यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो प्लस साइन स्क्वायर फाई मिलेगा। तो साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई ये 1 हो जाएगा, तो और माइनस जी 1 प्लस कॉस फाई। अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई 1 हो गया, 1 स्क्वायर प्लस 1 ये 2 हो जाएगा और 2 यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे, तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा फाई डॉट स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाई माइनस जी टाइम्स 1 प्लस कॉस फाई। ये हमारा लैग्रेंजियन आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ द रूट of the root of the equation x cube plus 3x minus 1 equal to 0 by Newton-Raphson method taking x not equal to 0 is find out करना है। तो जो न्यूटन रैप्सन मेथड है वो जो उसका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है वो इस फार्मूले से दिया जाता है x1 इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एफ एक्स अपॉन यहाँ पर एफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स नॉट हो जाएगा। और यहाँ पर इसका जो डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा। तो एक्स नॉट चूँकि कितना है यहाँ पर 0 दिया हुआ है, इसलिए एफ डैश एक्स नॉट की वैल्यू कितना हो जाएगा एफ डैश एक्स नॉट यानी कि एफ डैश 0 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 3, और इसलिए जो x1 हो जाएगा x1 इक्वल टू 0 माइनस
एफ एक्स नॉट यानी कि एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा अपॉन एफ डैश एक्स नॉट यानी कि एफ डैश 0 और उसकी वैल्यू 3 है, तो ये अल्टीमेटली आ जाएगा 1/3 यानी कि 0.33। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम 44 मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आपके लिए छोड़ रहा हूँ। वैसे मैं न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम रहती है उसको सॉल्व नहीं करता हूँ न्यूमेरिकल एनालिसिस के, तो अगर आपको आता है तो बेहतर है, अगर नहीं आता है तो ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें तो यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन है एफ ऑफ टी एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स बी डिफाइंड एंड कंटिन्यूअस इन द रीजन आर, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। ऑब्वियसली मॉड ऑफ एक्स ये कंटिन्यूअस होता है, तो इस रीजन में भी कंटिन्यूअस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो वो ऑब्वियसली एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक बार लिमिट क्या आएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी -1 और राइट हैंड लिमिट आएगी +1, इसलिए उसका जो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये एग्जिस्ट नहीं करेगा और हमें ट्रू स्टेटमेंट ढूंढना है, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा क्योंकि इसमें कह रहा है कि ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, फेल्स टू एग्जिस्ट, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगेन यहाँ पर कह रहा है सेकेंड ऑप्शन में स्टेटमेंट में कि जो एफ है वो लिप्स्टिस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है विद लिप्स्टिस कांस्टेंट के इक्वल टू 1, तो ये भी ऑप्शन एक्चुअली करेक्ट है। ये जो फंक्शन एफ दिया हुआ है वो वेरिएबल एक्स में लिप्स्टिस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं एफ ऑफ टी x1 माइनस एफ ऑफ टी x2 और इसका मॉडुलस कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा मॉड ऑफ x1 माइनस मॉड ऑफ x2 और इसको हम लेस दैन इक्वल टू x1 माइनस x2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो k की वैल्यू आई है वो 1 है और ये दिखा रहा है कि जो सेकेंड वेरिएबल में है जो फंक्शन f है वो लिप्स्टिस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए जो बी स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट हो जाएगा। सी स्टेटमेंट में देखें अगर तो कह रहा है कि डेरिवेटिव जो होगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये एग्जिस्ट करेगा ऑन आर और ये ऑब्वियसली 0 पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पर कह रहा है कि एफ सेटिस्फाइज द लिप्स्टिस कंडीशन विद लिप्स्टिस कांस्टेंट के ग्रेटर देन 1, लिप्स्टिस कांस्टेंट एटलीस्ट 1 होना चाहिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं। अगर हम के लेस देन 1 ले लेंगे तो ये लिप्स्टिस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा और यहाँ पर क्या कह रहा है कि के कोई भी पॉजिटिव नंबर हो तो उसके लिए लिप्स्टिस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, जबकि ऐसा नहीं है। के अगर ग्रेटर दैन 1 होता तब ये स्टेटमेंट ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 होता तब ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता। तो यहाँ पर स्टेटमेंट ए और बी करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा और बी सी इनकरेक्ट हो जाएगा, ऐसे ही सी डी इनकरेक्ट हो जाएगा और ए डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं प्रॉब्लम। यहाँ पर कह रहे हैं कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन बाय दिस देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। ऑब्वियसली यहाँ पर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट करेक्ट होंगे क्योंकि आर यहाँ पर यूज़ कर रहा है। एक चीज़ यहाँ पर पहले ऑब्जर्वेशन हम करते हैं कि अगर यहाँ पर कोई सोल्यूशन अगर पी के लिए मिल रहा है तो वो माइनस पी के लिए भी उसका सोल्यूशन होगा, यानी कि p इक्वल टू अगर k के लिए हमें सोल्यूशन मिल गया तो p इक्वल टू माइनस k के लिए भी वो सोल्यूशन होगा, क्योंकि यहाँ पर p स्क्वायर में दिया हुआ है। तो अगर k के लिए सेटिस्फाई कर रहा है तो माइनस k के लिए भी सेटिस्फाई कर। अब हम इसके जो ऑप्शन है उसमें आते हैं। ये कह रहा है कि अगर x टू द पावर माइनस हाफ साइन x ये सोल्यूशन है p इक्वल टू हाफ के लिए, और b कह रहा है x की पावर माइनस हाफ कॉस x ये सोल्यूशन है p इक्वल टू हाफ के लिए। चूँकि यहाँ पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है ये होमोजीनियस है, राइट हैंड साइड में 0 है, तो अगर एक सोल्यूशन ये है और दूसरा सोल्यूशन ये है तो इन दोनों का जो सम होगा वो भी सोल्यूशन हो जाएगा p इक्वल टू हाफ या p इक्वल टू माइनस हाफ के लिए। तो अगर a और b सही है तो c भी सही हो जाएगा। अब ऑप्शन डी में देखते हैं, कह रहा है कि ये x पावर माइनस हाफ a साइन x प्लस b कॉस x ये सोल्यूशन है व्हेन p इक्वल टू माइनस हाफ वेयर a एंड b बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर c और r। तो अगर ये सोल्यूशन है, अगर ये हम d को सोल्यूशन मानते हैं तो a इक्वल टू 0 कर देंगे तो हमें
जो ऑप्शन नंबर ए में जो सोल्यूशन दिया है वो मिल जाएगा, और बी इक्वल टू 0 कर देंगे तो ऑप्शन नंबर बी में जो सोल्यूशन दिया है वो मिल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि p इक्वल टू के के लिए अगर कोई सोल्यूशन है तो p इक्वल टू माइनस के लिए भी वो सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पर -½ दिया है, लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये डी सोल्यूशन है तो ऑब्वियसली ए और बी भी सोल्यूशन हो जाएंगे। तो अगर ए बी करेक्ट है तो सी भी करेक्ट हो जाएगा, और डी अगर करेक्ट है तो ए भी करेक्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन अगर देखें तो कह रहा है कि ओनली ए बी करेक्ट, ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा कि अगर ए बी करेक्ट है तो डेफिनेटली सी भी करेक्ट होगा, और अगर ओनली सी डी करेक्ट है तो जैसे हमने डिस्कस किया अगर डी करेक्ट है तो ए बी भी करेक्ट हो जाएगा, इसलिए सिर्फ सी डी करेक्ट नहीं हो सकता है। फिर कह रहा है ओनली ए बी एंड सी करेक्ट है, तो ओनली ए बी सी करेक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ये ए ऑप्शन में जो दिया है सोल्यूशन वो सोल्यूशन है और बी ऑप्शन में जो भी दिया है वो भी सोल्यूशन है, तो इनका कांस्टेंट मल्टीपल भी सोल्यूशन हो जाएगा, इसलिए डी भी इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन हमने डिस्कार्ड कर दिया है। एक्चुअली में यहाँ पर ये चारों के चारों सोल्यूशन होंगे इसके। नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कंसीडर द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू 0 जी of x y z p q equal to 0, then which of the following statements are true। कह रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट में f एंड g आर कंपैटिबल इन अ डोमेन d, और b में कह रहा है कि dz इक्वल टू दिस इज इंटीग्रेबल वेयर p एंड q आर फंक्शन ऑफ x y z सच दैट दिस नॉट इक्वल टू 0 ऑन डी। एक्चुअली में यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट ए है और बी है ये दोनों इक्विवेलेंट स्टेटमेंट होते हैं। यहाँ पर एक टाइपो हो गई है जो एक बड़ा इशू है। यहाँ पर ए की जगह पर एक्चुअली अगर क्यू होता तो ए और बी दोनों इक्विवेलेंट हो जाते। ये स्टैंडर्ड रिज़ल्ट है, एक रिज़ल्ट है कि ए और बी दोनों इक्विवेलेंट है। अगर ये कंडीशन होल्ड कर रहा है तो कंपैटिबल हो जाएगा, और अगर कंपैटिबल है तो ये कंडीशन जो बी स्टेटमेंट में दी है ये होल्ड करेगा। यहाँ पर जो सी में दिया हुआ है ये एक्चुअली डिफरेंट सीन है, ये इन दोनों की इक्विवेलेंट नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर क्यू की जगह यहाँ पर ए टाइप हो गया है, इसलिए ए बी और सी कोई भी इक्विवेलेंट नहीं है। इसलिए ना तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ना बी करेक्ट है, और ना ही सी करेक्ट है। सी तो किसी के इक्विवेलेंट है ही नहीं, और बी ए के इक्विवेलेंट नहीं है, क्योंकि ए की जगह पर क्यू होना चाहिए था, तब इक्विवेलेंट हो जाता। या तो ये क्वेश्चन डिलीट हुआ होगा और या तो इसमें सभी को मार्किंग मिली हुई होगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये यहाँ पर कह रहा है कि फॉर द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन बाय f इक्वल टू 0 एंड g इक्वल टू 0 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये जहाँ पर भी कंपैटिबल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं या डिफाइन करते हैं, उस किसी भी बुक में आप देख सकते हैं ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि ये दोनों फंक्शन f एंड g से जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिए जा रहे हैं ये एक्चुअली दोनों कंपैटिबल होते हैं। ये ज़्यादातर केस में ये फर्स्ट एग्जांपल होता है जहाँ पर कंपैटिबिलिटी टॉपिक स्टार्ट होती है। तो ये दोनों कंपैटिबल हैं, इसलिए ऑप्शन स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है। अगेन अगर ये दोनों कंपैटिबल है तो कम से कम एक कॉमन सोल्यूशन ज़रूर होगा, और ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक सोल्यूशन f का सोल्यूशन हो g का, और ऐसा ही हर एक सोल्यूशन g का ये ज़रूरी नहीं है कि वो सोल्यूशन हो f का, लेकिन कम से कम एक कॉमन सोल्यूशन ज़रूर होगा। कंपैटिबिलिटी का मीनिंग ये है। तो ये चारों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, चारों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे, इसलिए जो यहाँ पर ऑप्शन डी है ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा कि ए बी सी डी ऑल आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रॉब्लम को कंसीडर करें तो यहाँ क्या कह रहा है, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। तो यहाँ पर हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, एक ही ऑप्शन को हम चेक करेंगे, उससे सारे ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमें मिल जाएगा। यहाँ पर हम दिखाएंगे कि जो सी है वो एक्चुअली मैच कर रहा है फर्स्ट से, यानी कि y इक्वल टू 3 ये इस इंटीग्रल इक्वेशन का सलूशन है। यहाँ पर इंटीग्रेट कर रहे हैं, y इक्वल टू 3 हम yt की जगह 3 रख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। तो 3 हम जैसे ही किए तो 3 को हमने बाहर कॉमन ले लिया और इंटीग्रेट करेंगे x माइनस टी क्यूब टी स्क्वायर को, तो x माइनस टी का पावर 3 अपॉन -3 आएगा, क्योंकि t का यहाँ पर कोफिशिएंट माइनस है।
और जैसे ही हम अपर लिमिट लोअर लिमिट रखेंगे, -3 को हमने यहाँ पर बाहर कॉमन ले लिया है, तो जब अपर लिमिट रखेंगे तो हो जाएगा ये 0, और जब लोअर लिमिट रखेंगे t की जगह तो ये हो जाएगा -x³। तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा हमें x³, यानी कि जो ये राइट हैंड साइड है ये हमें मिल जाएगा राइट हैंड साइड। इसलिए y=3 इस इंटीग्रल इक्वेशन का सलूशन है, यानी कि जो C है वो फर्स्ट स्टेटमेंट से मैच करेगा। अब यहाँ पर अगर देखें तो जो C है, C स्टेटमेंट है, वो फर्स्ट स्टेटमेंट से कहाँ पर मैच कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर C में। तो ऑप्शन नंबर C यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा और बाकी सारे इनकरेक्ट हो जाएंगे। हमें बाकी सब को चेक करने की ज़रूरत नहीं होगी। इस पेपर का लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं। कह रहा है कि इन द फॉलोइंग मैच द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स विद देयर करस्पॉन्डिंग इंटीग्रल इक्वेशन। तो हम फर्स्ट को कंसीडर करते हैं, फर्स्ट ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को कंसीडर करते हैं और इसके इक्विवेलेंट हम इंटीग्रल इक्वेशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम इंटीग्रेट करेंगे, तो y डबल डैश कितना हो जाएगा इंटीग्रेट करने पर, y डबल डैश है, इसको इंटीग्रेट करेंगे प्लस y को इंटीग्रेट करेंगे इक्वल टू 0 है, और उसके बाद इंटीग्रेट करने पर ये कितना हो जाएगा, जीरो से x में इसको इंटीग्रेट करेंगे, 0 to x में इंटीग्रेट करेंगे, तो ये y डैश x माइनस y डैश 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 0 to x y dx इक्वल टू 0। ओके, अब ये y डैश 0 ऑलरेडी यहाँ पर 0 दिया हुआ है, इसके लिए y डैश x प्लस 0 to x y dx इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको हम फिर से इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, या यहाँ पर वेरिएबल जो है उसको चेंज कर सकते हैं। तो इंटीग्रेट कर रहे हैं, देखिए हम 0 से x में y डैश t dt और प्लस 0 to x अगेन इंटीग्रेट किए हैं तो डबल इंटीग्रल हो जाएगा yt dt इक्वल टू 0। और ये जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो y डैश t y के बराबर हो जाएगा, यानी कि y ऑफ x माइनस y ऑफ 0, और y ऑफ 0 की वैल्यू 0 दी है तो ये y ऑफ x हो जाएगा, और प्लस ये जो दिया हुआ है इसका एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है कि इसको हमें कन्वर्ट कर सकते हैं 0 to x माइनस t y ऑफ t dt, सॉरी यहाँ पर dt 2 बार आ जाएगा क्योंकि दो बार इंटीग्रेट कर रहे हैं, इक्वल टू 0। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये एक्चुअली ये जो थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है इंटीग्रल इक्वेशन उसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो वेरिएबल दिया है u के टर्म में दिया है, और यहाँ पर जो आएगा वो y के टर्म में आएगा, इंटीग्रल इक्वेशन भी y के टर्म में आएगा। इसलिए जो फर्स्ट ऑप्शन ए है वो मैच करेगा थर्ड से अगर करेक्ट होगा तो। और यहाँ पर आंसर में देखें तो जो ए ऑप्शन है वो थर्ड से मैच कर रहा है सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट हो सकता है, बाकी करेक्ट नहीं हो सकते हैं। तो ये इस पेपर का लास्ट प्रॉब्लम था। उम्मीद है ये आपको CG सेट एग्ज़ाम की तैयारी करने में हेल्प करेगा। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।